हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आज हम आपके रिसर्च एप्टीट्यूड पे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए टॉप 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पेपर 1 की यूनिट 2 है। ठीक है, यहाँ से भी सेम आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका वेटेज 10 मार्क्स का रहता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये भी आपकी एज सच इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी उससे आप अपने क्वेश्चंस को रिलेट कर सकें। एंड वन थिंग मोर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं आज, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइज अगर हम बात करें तो आज हम लोग आपका यूनिट 2 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हम यूनिट 10 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, वो भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे। इसके अलावा हमने यूनिट 9 भी आपकी डिस्कस की हुई है। वहाँ हमने आपके डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। जो आपके डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको टेबल दे दी जाती है और वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही है, मतलब टेबल एक होती है बट क्वेश्चंस 5 होते हैं। एंड हमने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, मतलब आपके हर यूनिट से हमने एक एक क्वेश्चन करके मिसलेनियस क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो हम देखेंगे हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आप लोगों की हमेशा से रिक्वेस्ट रहती है कि मैम हिंदी में कराइए। तो इस तरह से देखिए, अब एक सेशन हम हिंदी का कराएं और एक सेशन इंग्लिश का कराएं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि अब तो इसलिए हमने एक ही सेम ही सेशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों को राइट डाउन किया है। एक्सप्लेनेशन तो आपका बेसिकली मिक्स में ही रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर टाइपिंग कर दी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से, यानी कि आपको यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं और उन 4 ऑप्शंस में से कौन गैर संभावना प्रतिदर्श तकनीक नहीं है। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन जो आप मिस्टेक करते हो वो होती है आपके इस नॉट से, क्योंकि हम क्या जाते हैं टॉपिक पे चले जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, और उसका जो आंसर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की बात की जा रही है तो ऑप्शन में एक सही आंसर भी होगा और हम ये नॉट ना देखकर सही वाले को टिक कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। ये बहुत ही कह सकते हो कॉमन एरर है, सभी से होता है। तो इसका ध्यान रखिए, जैसे ही दिख जाए नॉट है तो कोई आगे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए तुरंत उसको आप मार्क तो नहीं कर सकते, ऑनलाइन होता है, बट तुरंत अपने माइंड में रख लीजिए कि यहाँ पे नहीं का आंसर ही देना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इंसिडेंटल सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग। तो अगर हम बात करें आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो ये जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आती है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन है सही है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो दूसरा है आपका इंसिडेंटल सैम्पलिंग, यानी कि आपकी आकस्मिक प्रतिदर्श। तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी ये भी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। और इसके बाद लास्ट जो है हमारी पर्पसिव सैम्पलिंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये याद रखिएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर है दैट इज, हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो स्नोबॉल सैम्पलिंग को स्नोबॉल प्रतिदर्श कहा जाएगा। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यही हमारा करेक्ट आंसर है और इसको हिंदी में स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श कहते हैं। इंसिडेंटल यानी कि आकस्मिक प्रतिदर्श और आपका पर्पसिव यानी कि उद्देश्यपूर्ण। ठीक है, तो हिंदी वाले यहाँ से रिलेट कर लीजिए। अब अगर मैं बात करूँ आपके स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की, तो यहाँ पर देखते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये जो है ये आपकी
इस सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह की सैम्पलिंग है, एक तरह का सैम्पलिंग मेथड है जो कि आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करता है। क्या करता है? तो ये आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करता है, ठीक है, को यूज़ करके यहाँ पर सैम्पलिंग की जाती है। तो एक मेथड है सैम्पलिंग का जिसमें कि आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्लियर है? दूसरी अगर मैं बात करूँ इस सैम्पलिंग की, तो ये जो आपकी सैम्पलिंग है ये कैसे की जाती है? तो ये जो आपका स्ट्रेटम होता है, ये स्ट्रेटम के हर एलिमेंट पर ये की जाती है। अब बात आएगी अगर स्ट्रेटम की, तो देखिए यहाँ स्ट्रेटम क्या होता है? तो स्ट्रेटम जो होता है वो आपका सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पर आपका होता सब ग्रुप क्यों आते हैं? तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो पॉपुलेशन होती है उसको डिवाइड किया जाता है स्मॉलर सब ग्रुप्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है यहाँ पर छोटे छोटे सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ इन्हीं सब ग्रुप्स की, तो इन्हीं सब ग्रुप को क्या कहा जाता है? इन्हीं को आपका स्ट्रेटम कहा जाता है। सिंगल है आपका स्ट्रेटम, ठीक है। जब हम एक से ज़्यादा ग्रुप की बात करेंगे तो वो आपका स्ट्रेटा हो जाएगा। तो वही है कि ये जो स्ट्रेटम होते हैं, स्ट्रेटा होते हैं, तो यहाँ पर हर मतलब इंडिविजुअली अलग अलग स्ट्रेटम में हर एलिमेंट पर सैम्पलिंग की जाती है। किसके तहत? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के तहत। दूसरा, यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स होते हैं सारे ही ग्रुप्स इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। ऑल ग्रुप्स आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स होते हैं सैम्पलिंग में सबको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और ग्रुप्स आर इंक्लूडेड। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, उसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका एक तो जब देखिए डिवीज़न होगा किसी भी चीज़ का, तो कोई भी चीज़ होगी डिवीज़न में हेट्रो और होमो दो में वो डिवाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जब डिवाइड होगी तो ये डिवाइड होकर दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। एक तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हेट्रोजेनिटी। क्या देखने को मिलता है? हेट्रोजेनिटी। और दूसरा आपको देखने को मिलता है होमोजेनिटी, ठीक है। अब ये जो हेट्रोजेनिटी और आपका होमोजेनिटी होता है, इसमें अगर बात करें तो ये जो हेट्रोजेनिटी होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में, ये कब होता है? तो ये आपके यहाँ पर बिटवीन दी ग्रुप्स होता है, यानी कि ये ग्रुप्स के बीच में होता है। कहाँ होता है? ग्रुप्स के बीच में। लेकिन ये जो होमोजेनिटी होता है ये आपका विद इन ग्रुप होता है। कहाँ होता है? विद इन ग्रुप्स। क्लियर? दूसरी बात इसकी एक है, ये जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है इसी का उल्टा होता है आपका क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। वो हमने स्ट्रैटिफाइड पढ़ा और ये आपका है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। अलग से देख रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूं तो क्लस्टर क्या होता है? किसी भी चीज़ का गुच्छा होता है, ठीक है। तो क्लस्टर को यहाँ पर क्या करा जाता है? सैम्पलिंग यूनिट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लस्टर ट्रीटेड एज सैम्पलिंग
यूनिट्स, यानी कि क्लस्टर्स को सैम्पलिंग यूनिट्स की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है ग्रुप्स का। वहाँ पर आप हर ग्रुप को सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, मतलब हर पार्ट को सिलेक्ट कर रहे थे, छोटे छोटे स्मॉलर ग्रुप्स में आप डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ नहीं लेना। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में आप रैंडमली उठा लेते हो किसी भी तो यहाँ पर रैंडम सिलेक्शन किया जाएगा ग्रुप्स का। यहाँ पर आपका रैंडम सिलेक्शन होगा ग्रुप्स का। यहाँ पर भी आपको होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी देखने को मिलता है। वही मैंने बोला ना कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का बिल्कुल ऑपोजिट है। इट मीन्स स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जो हेट्रोजेनिटी थी वो बिटवीन ग्रुप्स थी, और एक बात याद रखिएगा, मैं भूल गई वहाँ था ना, एक्सटर्नली होता है। वहाँ पर जो सैम्पलिंग होती है वो आपकी एक्सटर्नली होती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग की, तो यहाँ पर जो आपका हेट्रोजेनिटी होता है, यहाँ पर जो हेट्रोजेनिटी होता है और होमोजेनिटी होता है, यहाँ ये बिल्कुल उल्टा होता है आपके स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का। क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ हेट्रोजेनिटी जो होती है वो आपकी विद इन ग्रुप्स होती है, ठीक है, वहाँ पर बिटवीन ग्रुप्स हो रही थी, यहाँ पे आपका विद इन ग्रुप्स होगा। दूसरी तरफ वहाँ होमोजेनिटी विद इन ग्रुप्स थी, यहाँ पर आपकी बिटवीन ग्रुप्स होगी। वहाँ पर एक्सटर्नली आपका सैम्पलिंग होती है, बट यहाँ पर आपकी सैम्पलिंग इंटरनली होती है। क्लियर? आई होप ये आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। काफ़ी इलैबोरेट करके समझाया कि कौन सा गैर संभावना प्रतिदर्श तकनीक है। तो गैर संभावना प्रतिदर्श तकनीक जो है वो आपकी यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, जहाँ पर कि एक तरह का ये सैम्पलिंग मेथड है जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करता है। यहाँ पर सैम्पलिंग हर एलिमेंट पे की जाती है स्ट्रेटम के, और बाकी पॉपुलेशन यहाँ पर डिवाइड होती है स्मॉलर सब ग्रुप्स में, उसी को स्ट्रेटा कहा जाता है। यहाँ पर सारे ग्रुप्स यहाँ पर इंक्लूडेड रहते हैं। वहाँ हमने बोला था कि सिर्फ रैंडम सिलेक्शन होता है ग्रुप्स का क्लस्टर में, लेकिन स्ट्रैटिफाइड में सबको लिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट, सिंगल क्वेश्चन ने आपका काफ़ी टाइम ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज डिस्क्रीट। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा चर असतत है, ठीक है, वेरिएबल डिस्क्रीट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शंस दिया है आपका, अचीवमेंट है डिस्क्रीट, असतत है। तो देखिए अचीवमेंट के आप अगर कॉमन सेंस का भी यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो देखिए अचीवमेंट कभी भी असतत नहीं हो सकता, ठीक है, डिस्क्रीट नहीं हो सकता, हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। क्यों? क्योंकि आप थ्रू आउट योर लाइफ कुछ ना कुछ अचीव करते रहते हो कुछ, ठीक है। आप देखिए फर्स्ट क्लास में थे, आप सेकेंड क्लास में आए, आप 10th में आए, आप 12th में आए, आप ग्रेजुएशन में आए, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आप रिसर्च कर रहे हो, तो आपका थ्रू आउट द लाइफ अचीवमेंट होता रहता है। तो अचीवमेंट तो जो है वो निरंतर चलता रहता है। आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी मैरिज होती है, आपके बेबीज़ होते हैं, आप ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं। तो देखिए अचीवमेंट तो आप किसी भी फील्ड में लीजिए, आपका थ्रू आउट द लाइफ होता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंटेलिजेंस है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो असतत होती है, यानी कि कॉन्टिन्यू नहीं रहती। इंटेलिजेंट आप अपनी बुद्धिमत्ता का, यहाँ पर बुद्धिलब्धा लिखा है, बुद्धिमत्ता मान लीजिए, तो बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल आप थ्रू आउट योर लाइफ करते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक निश्चित समय तक ही आपकी बुद्धि जो है वो यूज़ करते हो, आप आगे नहीं करते। हाँ, वो बात अलग है कि एज फैक्टर वर्क करता है, और एक टाइम के बाद आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, बट इट डजेंट मीन इट, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत होता है आपके पास, ठीक है। तो उस एक्सपीरियंस का यूज़ जो आप करते हो वो भी आप अपनी इंटेलिजेंस से ही करते हो, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स योग्यता। तो योग्यता भी असतत कैसे हो सकती है ना? योग्यता भी आपकी सतत है, थ्रू आउट योर लाइफ आप कुछ ना कुछ योग्यता ग्रहण करते ही हो। नेक्स्ट आपका लास्ट जो ऑप्शन है दैट इज एट्रीब्यूट, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जो है विशेषता, ये जो है ये असतत रहती है। क्यों? यहाँ पर एट्रीब्यूट एक सैम्पलिंग के तहत बात की जा रही है, मैंने आपको वो सिर्फ जनरली समझाया। एट्रीब्यूट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एट्रीब्यूट जो है ये एक सैम्पलिंग है, ठीक है,
ये एक सैम्पलिंग है और इस सैम्पलिंग की अगर बात करें तो ये जो एट्रीब्यूट सैम्पलिंग है ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है। क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है जो कि आपकी यूज होती है, यूज्ड इन ऑडिट प्रोसीजर्स, जो कि आपके ऑडिट प्रोसीजर्स में यूज होती है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट एक तरह की सैम्पलिंग है जो कि आपकी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है जो जिसका इस्तेमाल ऑडिट प्रोसीजर्स में किया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट है, तो इसका उद्देश्य रहता है टू एनालाइज दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन, यानी जो भी पॉपुलेशन दी जाती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करना। तो यही जो है ये आपकी असतत है कि आपको जो भी पॉपुलेशन दिया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को आप एक बार देखिए, कोई भी आपके पास पॉपुलेशन है तो उसको आप जब एनालाइज करोगे, जब आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार ही पता चल जाएंगी तो आप मुझे बताइए कि दोबारा उसमें आप कोई नई विशेषता आएगी। एक बच्चा है, आपने देखा कि हर बच्चा जब बॉर्न होता है तो सबके पास 2 आंखें होती हैं, सबके पास 2 हाथ होते हैं, ठीक है, सबका एक सर होता है, 2 पैर होते हैं। तो ये आप कब ये विशेषताएं आप जब अपनी सैम्पलिंग कर रहे होंगे तभी तो नोटिस करेंगे। अब आप ये बताइए, आपने अपना सैम्पलिंग कर लिया, उस टाइम आपने जो विशेषताएं देखी थी क्या वो अब चेंज हो जाएंगी? आप अगर कुछ टाइम के बाद देखोगे तो क्या आप 3 हाथ हो जाएंगे बच्चों के? उसी बच्चे के जिसके आपने 2 हाथ ऑब्जर्व किए थे, अब उस बच्चे के आपको 3 हाथ दिखने लगेंगे क्या? 3 पैर दिखने लगेंगे या 2 सर हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो आपका एट्रीब्यूट है, विशेषताएं हैं, यही असतत होती हैं। आपने एक बार सैम्पलिंग के दौरान इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज कर लिया, किसी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने एक बार एनालाइज कर लिया तो अब उसमें चेंजेस अब वो डबल नहीं हो जाएंगी। आपने जो जो एनालाइज किया है वो वही सेम ही रहेगा। ठीक है, ये था, इसीलिए इसको असतत कहा गया है। इसका एक फॉर्मूला रहता है एट्रीब्यूट सैम्पलिंग का, वो आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। F इज इक्वल टू सी जेड पी और 1 माइनस पी। ये भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है तो उसको आप माइंड में रखेंगे। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब बात आ जाती है आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की, यानी कि इनमें से कौन सा आपका अप्रचलित परीक्षण है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है? तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपके यहाँ पर देखिए टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है और जेड टेस्ट है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत जो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा, दैट आंसर जाएगा, दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट। ये जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है ये आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है a chi-square test is a statistical hypothesis। ये क्या है? एक statistical hypothesis है काई स्क्वायर टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दैट यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ कॉन्टिजेंसी टेबल्स, यानी कि कॉन्टिजेंसी टेबल्स को एनालाइज करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट, जो कि एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है।
कॉन्टिजेंसी टेबल्स को एनालाइज करने के लिए इस chi स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कॉन्टिजेंसी टेबल्स का एनालिसिस कब होता है या फिर इस chi स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल कब होता है, तो जब आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है। व्हेन द सैंपल साइज, ऊपर जाएंगे, आर लार्ज, तो जब सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है तब टेबल्स की कॉन्टिजेंसी को एनालिसिस करने के लिए chi स्क्वायर टेस्ट का यूज़ किया जाता है, जो कि एक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट कौन सा है। ऑप्शंस दे दी जाएंगे और आपको आंसर मार्क करना होगा, दैट इज chi स्क्वायर टेस्ट। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर इसका भी एक फॉर्मूला है chi स्क्वायर टेस्ट का, वो भी देख लेते हैं। स्पेस ले लेते हैं। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर अपॉन ई आई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्या है, तो एक्स स्क्वायर क्या है आपका, ओ आई क्या है और ई आई क्या है, इन्हीं से तो फॉर्मूला बना है। इनको क्या कहेंगे, तो जहाँ पर कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये आपका chi स्क्वायर्ड है, क्या है, chi स्क्वायर्ड है। ओ आई जो है आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, क्या है, जब आप chi स्क्वायर टेस्ट निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, सिग्मा का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं आप किससे, ऑब्जर्व वैल्यू से। उस ऑब्जर्व वैल्यू को जब आप माइनस करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो इनका स्क्वायर से स्क्वायर, पहले आप ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करके उसका स्क्वायर निकालते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, सिग्मा से उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये आपका फॉर्मूला रहता है chi स्क्वायर टेस्ट का। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज, तो दो चर के बीच जो आपका सहसंबंध गुणांक की सीमा होती है वो क्या होती है। ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है एंड इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज, दो चर के बीच सहसंबंध के गुणांक की सीमा है 0 to 1 प्लस, यानी कि 0 to +1, +1 to -1, या फिर 0 to -1, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की यहाँ पर, सो द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज +1 to -1। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन दी कॉमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन उसको भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।